अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? तो कल हमने जो है वो 20 एमसीक्यूज किए थे। आज हमने 21 एमसीक्यूज से स्टार्ट करने हैं। अच्छा प्लीज, जो भी एंटर हुआ करे दोबारा से तो वो अपने आप को म्यूट करके आया करे, म्यूट कर दिया करे, ताकि बाकी डिस्टॉर्शन ना हो किसी के लिए। अच्छा, कल हमने जो है वो फर्स्ट 20 एमसीक्यूज किए थे, जिसमें सबको क्यूरीज हो रही थी। एक तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब प्रेशर क्या होता है। जैसा कि हमारे पास डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ही बोलते हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है। जो लेफ्ट एट्रिया का सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है। नॉर्मली हर बंदे में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये बात थी जिसमें सबको कंफ्यूजन होती थी, जब इसके बारे में आप सब पर्सनल मैसेज कर थे। अच्छा, दूसरा ये था कि एसीएलएस का हो रहा था, पल्सेस वीटी और वीफिब आपके पास शॉकेबल रिदम है। अब ये बात कही जाती है, जो नाइस गाइडलाइंस है और जो लेटेस्ट हमारे पास एएचए गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि अगर कार्डिक अरेस्ट अरेस्ट आपने विटनेस किया है, मतलब विटनेस यानी कि आपने मॉनिटर लगा हुआ था पेशेंट को, ये आप विटनेस तभी कर सकते हो कि जब पेशेंट मॉनिटर पे हो। ठीक है। वीटी वी फिप चला उसको और उसके बाद वो कार्डिक अरेस्ट में गया है। अब ये विटनेस हो गया, जब आपने कार्डिक मॉनिटर पे देखा, जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट होगा, सिर्फ वही विटनेस होगा। ठीक है। उसमें तो आप 3 कंसेक्टिव शॉक दे सकते हो, लेकिन बाकियों में आपने जो है ना 1 शॉक देने के बाद आपने सीपीआर कंटिन्यू करना है। अब बाज लोगों को कंफ्यूजन होती है, मेरी पिक्चर जो मैंने शेयर की थी उसमें सीपीआर नहीं था। सीपीआर तो हर हाल में आपने कंटिन्यू करना है। शॉक दिया, फिर सीपीआर कंटिन्यू किया, बीच में आपने हर 3 to 5 प्लीज काइंडली अपने आप को जो भी हो म्यूट कर दिया करें सारे। अच्छा, फिर उसमें आपने जो है ना हर 2 to 3 मिनट्स बाद आपने जो है ना वो एपिनेफ्रीन रिपीट किया। आपने जो है ना वो इसी तरह आपने जो है ना 3 कंसेक्ट, मतलब लाइक सीपीआर कंटिन्यूएशन के साथ, साइकिल के साथ, फिर शॉक दिया, देखा कि शॉकेबल रिवर्ट नहीं हुआ। 3 शॉक इस तरह जब आपने दे दिए, तो फिर उसके बाद आपने जो है ना एंटी रिदमिक पे जाना होता है, जो कि हमारे पास एमायन ड्रोन है। अनशॉकेबल रिदम है, उसमें तो आपने सीपीआर वगैरह देना होता है। तो ये एसीएलएस बेसिकली गाइडलाइंस है। सीपीआर तो इनमें कंटिन्यू करना ही करना है इन बिटवीन। ठीक है। तो ये इसके पीछे ये साइंस थी। वॉइस मेरी किसी और को भी क्लियर नहीं है? अगर मल्टीपल लोग कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। अगर किसी एक बंदे को डिस्टॉर्शन आ रही है तो हो सकता है उसके भी हाथ पे कोई प्रॉब्लम हो। बाकियों को अगर क्लियर है तो काइंडली बता दें। डिस्टॉर्शन हो रही है? एक सेकंड, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लूँ, क्योंकि आज हॉस्पिटल में हूँ मैं, यहाँ पे हो सकता है कोई सिग्नल का इशू हो। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, अब बेहतर हुई है? मैं एक सेकंड, अब वॉइस क्लियर है? ठीक है। जी मैम, क्लियर है ठीक है। सही। एक्चुअली आज मेरी ड्यूटी थी, तो इधर आपको सिग्नल का इशू हो सकता है, मुझे बता दीजिएगा जब कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, वापस अब हम अपने शुरू करते हैं। सब मेडिसिन अगर किसी एक बंदे ने भी ऑनलाइन खरीदी हुई है ना, तो वो ये कर सकता है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, ठीक है, स्पीड भी कम कर लेते हैं बोलने की। अच्छा, अब आप, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो ये था उस टाइम पे कि हम लोग पास मेडिसिन मैंने परचेज की हुई थी, तो मैं वैसे ही ऑनलाइन फ्री सेशन, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, करते थे, और उसके बाद मैं दोबारा से जो है ना आंसर पोस्ट किया करती थी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस तरह ये एक अच्छा तरीका होता है कि आपकी जो है ना पास मेडिसिन इस तरह कवर हो सकती है। तो मीनवाइल कोई आप में से कोई एक टाइम रख ले जब वो फ्री होता है। जरूरी नहीं है कि वो बाकी कैंडिडेट्स का भी देखे। जितने भी कैंडिडेट्स एक्टिव होंगे वो परफॉर्म कर लेंगे, और जो नहीं इस टाइम पे एक्टिव हो गए वो बाद में जो है ना वो रिव्यू कर लेंगे चैट को। तो ये भी एक तरीका अच्छा होता है, इससे आपकी पास मेडिसिन कवर हो जाएगी। मीनवाइल जब हमारा सेफ्रॉन का जो स्केड्यूल है, पास मेडिसिन के एमसीक्यूज देख लो, 150 160 ऐसे ही रहते हैं आपके पास हर चैप्टर के पार्ट 2 के। तो वो आप डिवाइड कर लो इसी, चाहे आप थ्रू आउट द वीक सेशन अपना एक्टिव रखो। तो किसी भी टाइम पे एक बंदा जिसके पास है और जो करा सकता है ये वाला सेशन, वो ये करवा ले। एक वो क्वेश्चन पोस्ट किया करे पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट, फिर बाकी सारे उसके आंसर दिया करें, और वो अपने रीजन भी बताएं कि हम ये क्यों आंसर दे रहे हैं, चाहे गलत भी हो। ये प्रैक्टिस है बेसिकली। फिर उसके बाद वो आंसर सही वाला पोस्ट किया करे कि ये आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो, वो आप विलिंगली खुद से कर सकते हो। अच्छा, हम अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। आज हमने जो है ना वो 21 एमसीक्यू से स्टार्ट करना था।
कोई भी है, कोई भी विलिंगली मुझे बता दे, पर्सनल मैसेज कर दे, टाइमिंग खुद अपने मुताबिक सेट करे, क्योंकि उसने करवाना है तो वो अपने मुताबिक टाइम सेट करेगा, बाकियों का नहीं वो देखेगा। ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं 21 MCQ से। 21 MCQ है, एओर्टिक स्टेनोसिस इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको पता है कि बाकी कंडीशंस के साथ मार्फन के साथ कौन सी कंडीशन एसोसिएटेड होती है? मार्फन के साथ आपके पास रिगर्जिटेशन मार्मर्स होते हैं, जैसे कि एमआर वगैरह हो सकता है, डायसेक्शन हो सकती है। टर्नर के साथ भी ये एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं होता आपके पास, वीएसडी वगैरह हो सकते हैं, क्लाइनफेल्टर वगैरह के साथ भी। और हाइट सिंड्रोम ऐसा है जिसमें आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। अब हाइट सिंड्रोम होता क्या है? इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ पेशेंट को लोअर जीए ब्लीड होता है। ठीक है। इसमें आपके पास एंजियो डिस्प्लेजियाज होते हैं बेसिकली एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ, तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है। इजन-मैंगर सिंड्रोम इज अ डिफरेंट थिंग, इजन-मैंगर हमने कल डिटेल में पढ़ा था। अब हम आते हैं 22 MCQ पे। A patient with a history of STEMI 2 months back came for a follow-up in OPD. ECG done shows persistent ST elevation. जब भी आपके पास STEMI के बाद persistent ST elevation आ रही है, तो आप एको करा के रूल आउट करते हो कि वेदर पेशेंट को कोई वेंट्रिकुलर एनोरिज्म तो नहीं बन गया। ये आपके पास जो है ना, एक हमारे पास ईआर में केस आया था, उसमें हमारे पास जो है ना यही प्रॉब्लम थी उसको, कि पेशेंट को इतनी बड़ी बड़ी एलिवेशन चल रही थी, प्रीवियस भी स्टैमी की हिस्ट्री थी। हम लोगों ने उसे दोबारा स्टैमी की लाइन पे ट्रीट किया, पेशेंट मोर्टेल मतलब उसको उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, ब्रेन में क्लॉट किया होगा, वो एक्सपायर कर गया। जब हमारी एचओडी के साथ मोर्टेलिटी मीटिंग हुई थी, जब मैं पीजीआरडी, तब उन्होंने कहा ये एनोरिज्म होगा, क्योंकि 6 मंथ्स बैक सेम उसको उसी का चल रहा था, तो कोई क्लॉट गया जिसकी वजह से उसको उस टाइम पे ड्राउजीनेस ऑल ऑफ द सडन डेवलप हुई। तो ये आपके पास वेंट्रिकुलर एनोरिज्म एक कॉज होती है, जो कि आपके पास एसटी एलिवेशन दे सकती है, और इसके साथ क्लॉट फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट हमारे पास 23 है कि आईवी ड्रग एब्यूजर है विद हाई ग्रेड फीवर। जब भी आईवी ड्रग एब्यूजर का सिनेरियो हो, हाई ग्रेड फीवर के साथ, आपके पास वेट लॉस, फटीग और साथ में हार्ट की फाइंडिंग्स दी हो, कहीं नहीं सोचना, आपको पता चल जाएगा ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहना चाह रहे हैं। पेनसिस्टोलिक मर्मर है, इज हर्ड एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल एज, वो भी बता दिया, टीआर को फेवर करता है पेनसिस्टोलिक। ब्लड कल्चर्स वर सेंट विच शोज मर्सा मिल गया हमें। What is the treatment of choice of MRSA with infective endocarditis? अच्छा, अब ये सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, वेनको जेंटामाइसिन तो हमने देना है, इसमें आपके पास डिटेल आपको चाहिए होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट में, कि ब्लाइंड थेरेपी आपने क्या करनी है। आपने जो है ना वो उसमें कब आपने जो है ना वो अगर मर्सा है तब क्या देना है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है आपने तब क्या देना है। ठीक है। इसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड में आपके ग्रुप पे शेयर करती हूँ इसकी पिक्चर्स कुछ, कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हमने ट्रीट कैसे करना है। ये आप लोग ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी साथ साथ देखते रहा करो, मुझे उधर शेयर करना आसान होती है, क्योंकि आपके पास वो सेफ हो जाती है फिर। अच्छा, अब आप खोलोगे ना, तो ये हमारे पास ऑनलाइन पास मेडिसिन की ही है पिक्चर, कि अगर आपके पास आप स्टेफ ऑरियस स्टेफलोकोकाई सस्पेक्ट कर रहे हो, आपने देखना है वेदर इसको जो है ना प्रोस्थेटिक है, या फिर आपके पास जो है ना वो नेटिव वाल्व पे हुआ है। तो अगर प्रोस्थेटिक वाल्व पे है तो फ्लूक्लोक्सासिलिन प्लस रिफेम्पिसिन और लो डोज जेंटामाइसिन देना है। ठीक है। एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हुआ है, बेंजाइल पेनिसिलिन, अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो वेनको प्लस लो डोज जेंटामाइसिन। स्ट्रेप्टोकोकाई वैसे ही बहुत जल्दी ठीक, ऐसी मतलब इसमें वेनको और जेंटा ही इफेक्टिव होती है, इसलिए इसमें रिफेम्पिसिन आपको ऐड नहीं करनी पड़ती। अच्छा, जब इनिशियल ब्लाइंड थेरेपी अगर आपके पास एंडोकार्डाइटिस नेटिव वाल्व पे हो गया स्टेफलोकोकाई की, तो वेनकोमाइसिन और रिफेम्पिसिन। अब ब्लाइंड थेरेपी इससे थोड़ी सी ऑपोजिट है। ठीक है। इधर आपने जो है नेटिव वाल्व में वेनको और रिफेम्पी और जेंटा बाद में ऐड किया, उसमें आपने जेंटामाइसिन इनिशियल ऐड करना है आपने, और इसके बाद जो है ना वो रिफेम्पिसिन आपने जो है ना बाद में ऐड करना है प्रोस्थेटिक वाल्व में। ठीक है। इनिशियल ब्लाइंड थेरेपी में आप वेनको प्लस लो डोज जेंटामाइसिन दोगे, और उसके बाद आप रिफेम्पिसिन ऐड करोगे अगर प्रोस्थेटिक वाल्व है। लेकिन स्टेफलोकोकाई में ऑपोजिट है, वेनको प्लस रिफेम्पिसिन दोगे, लेकिन अगर पेशेंट जो है ना वो प्रोस्थेटिक वाल्व का है, तो फिर वेनको प्लस रिफेम्पिसिन प्लस जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन प्रोस्थेटिक में ऐड करनी है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट है इसका। अच्छा, नहीं, आपके पास जो है ना मोटा मोटा ट्रीटमेंट यही रहता है। ठीक है डॉक्टर इकरा, आपने यही करना होता है, हमें जो सिनेरियोज आए थे तो इसी तरह के ही थे, उसमें आपका यही बेंको प्लस जेंटामाइसिन कवर होता है इसका। ठीक है। अब हर चीज आप पे ये होता है कि आप उससे कवर नहीं कर सकते बाकी किसी और।
उससे। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 24 एमसीक्यू है। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ माइट्रल वाल्व सर्जरी, मैंने पिक्चर भी वही खोली थी, एक पिक्चर पीछे है। After 2 weeks of mitral valve surgery, patient developed infective endocarditis of prosthetic valve. What would be the most common culprit organism? आपने ये चीज देख के रखनी है कि अगर आपके पास विद इन 2 मंथ्स हो गया है प्रोस्थेसिस के बाद, तो आपके पास वो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस है। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स हुआ है तो आपके पास स्टेफोरियस इज द कॉमनेस्ट कॉज। अच्छा, अब समटाइम्स वो 2 मंथ्स के बजाय 8 वीक्स देते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी बात है, ये बहुत ज्यादा पास मेडिसिन में भी एमसीक्यू आया है इस तरह। 25 एमसीक्यू है कि 69 years old diabetic hypertensive male patient is admitted with complaints of palpitations on examination, irregular pulse, absent P waves. अब उसको जो है ना, patient also has a history of TIA in the past. What is the option, treatment option? अब देखो, AFib with TIA है इसमें। ठीक है, इसमें हमने चैट्स वेस्कुलर स्कोर भी निकालना होगा। चैट्स वेस्कुलर स्कोर सबको पता है कि इसमें आपके पास चैट्स वेस्कुलर स्कोर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसको निकालना है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। इसमें एज भी इंपॉर्टेंट है, जेंडर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं कि सी से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एच से हाइपर टेंशन, ए से एज हो गई। एज या तो 65 से 74 के बीच में उसका एक नंबर है, 75 से ज्यादा पे 2 नंबर है। डायबिटीज हो गई, स्ट्रोक हो गया प्रीवियसली, वेस्कुलर डिजीज हो गई। ठीक है, फीमेल जेंडर। इसके आपने नंबर निकालने हैं। अगर आपके पास मेल पेशेंट में आपके पास 1 से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कोई भी एक रिस्क फैक्टर मिल गया। फीमेल में आपके पास 2 से ऊपर। टीआईए में आपने फौरी फौरी जो है ना वो चैट्स वेस्कुलर स्कोर के अकॉर्डिंग, एफिब विद टीआईए हो तो आपने फौरी स्टार्ट करनी होती है एंटीकोगुलेशन। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर जो है वो स्ट्रोक हो जाए पेशेंट को, टीआईए ना हो, तो फिर आपने आफ्टर 2 वीक स्टार्ट करनी होती है। मेरा ख्याल है डॉक्टर पीर ज्यादा कुछ कहना चाह रहे हैं। आप हैंड रेस किया हुआ है जी, मुझे बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हैंड रेस किया हुआ था डॉक्टर पीर ज्यादा ने। वॉइस मेरी किसी और को भी प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का? देखो, आपके पास ये है टीआईए। टीआईए में आपने जो है ना वो फौरी स्टार्ट करनी होती है। मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ये बात। आपके पास जो है वो एफिब है, उसमें फौरी एंटीकोगुलेशन। स्ट्रोक विद एफिब है, उसमें 2 वीक्स का फिजियोलॉजिस्ट के। क्या आपके पास टीआईए के साथ है तो फौरी। अगर आपके पास स्ट्रोक किया हुए पेशेंट में, तो फिर आपने जो है ना आफ्टर जो है वो 2 वीक स्टार्ट करना है। 26 हमारे पास एमसीक्यू है नेक्स्ट। ये 45 years old male patient with a history of anterior wall STEMI to 6 weeks back came to follow up in OPD. ECG shows persistent ST elevation। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि ventricular aneurysm, इसके साथ आपको डबल एपिकल इम्पल्स पे मिलती है। टीआईए के साथ मैं आपको बता रही थी कि अगर टीआईए के साथ एफिब हो, एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने चैट्स वेस्कुलर निकालना होता है ना बेसिकली। लेकिन अगर टीआईए के साथ एफिब हो आपके पास, तो टीआईए के साथ एफिब में आपने फौरी फौरी जो है वो एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आपके पेशेंट में स्ट्रोक के साथ एफिब हो, स्ट्रोक डेवलप हो गया, तो फिर 2 वीक्स। ये बात मैं बता रही थी। 27 एमसीक्यू हमारे पास है। आपके पास मेल में जो है 1 से ज्यादा आ गया, फीमेल में आपके पास 2 से ज्यादा आ गया। ठीक है, तो फिर आपने जो है ना वो स्टार्ट करना होगा। आज मेरी वॉइस का मेरा ख्याल है। अच्छा, अब आपके पास जो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स और वारफरिन, ये आपने क्या देखना है। अगर आपके पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, इसमें आपके पास जो है ना वो फैक्टर 10 जो है ना वाले एंटीकोगुलेंट्स वो असर नहीं करते आपके पास। तो उसमें आप वेल्वुलर वाले में आप डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स नहीं दे सकते। अगर नॉन वेल्वुलर है तो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेशन का रोल तब आ गया रिवारोक्सापेन का एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ। लेकिन अगर वेल्वुलर है आपके पास, तो वेल्वुलर में आपने मॉर्फिन ही देनी होती है। मैम वन हम्म, में कौन से? मेरी वॉइस का प्रॉब्लम सबको हो रहा है या कुछ लोगों को हो रहा है?
जर्की वॉइस है मैम, लेकिन मोस्टली क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, फिर मुझे ना फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है जब सब कहते हैं इस तरह, एक दो लोग भी। तो प्लीज आप अपना भी नेट कनेक्शन देखें, तो शायद आपकी भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 27 MCQ है, यंग बॉय। मैम सर अच्छा ये देखो, जब वल्वुलर नॉन वेल्व्यूलर, वल्वुलर वाला बता दें। मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास वेल्व्यूलर एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, तो वेल्व्यूलर में आपके पास जो है, अगर आपने एंटीकोगुलेशन देनी है तो सिर्फ वार्फरिन चलेगी। आपको पता है जो वेल्व्स पे है वो फैक्टर 10 वाले जो एंटीकोगुलेंट्स है वो नहीं असर करते। जो हमारे पास फैक्टर 10 वाले एंटीकोगुलेंट्स हैं वो हमारे पास डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं, रिवारोक्साबेन। जो हमारे पास वार्फरिन है वो हमारे पास वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज के साथ अगर क्लॉट है ना, या फिर कोई भी एफिब है, अगर कोई इंडिकेशन एंटीकोगुलेशन की, तो फिर आपने जो है वो वार्फरिन देनी है। ठीक है? नहीं, वेल्व्यूलर के साथ कोई भी वेल्व्यूलर हो सकती है हार्ट डिजीज जिसके साथ क्लॉट बन सकता है, कोई भी वाल्व इन्वॉल्व हो सकता है। ज्यादातर माइट्रल स्टेनोसिस के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपके पास किसी भी वाल्व के साथ एफिब हो सकता है। आप देखते ये मैम भी वैसे होंगे ही कॉमनली वालुलर वार्ड प्रैक्टिस में, राइट? वालुलर में वालुलर हार्ट डिजीज में एमएस, और उसमें भी एक खास उसकी एक ग्रेडियंट है, उसके बाद फिर उसको वालुलर हार्ट डिजीज कहते हैं। ये कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कभी वाल्व इन्वॉल्व है, माइट्रल स्टेनोसिस वाल्व इन्वॉल्व हो रहा है ना, माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपके पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज है। नॉन वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉजेज में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म आ जाता है, दूसरी कॉजेज आ जाती हैं। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रोक विद एट्रियल फिब्रिलेशन हो ना, तो आपने फॉरन एंटीकोगुलेशन नहीं देनी होती, एस्पिरिन दोगे आप। ठीक है? एस्पिरिन 300 mg आपने देना होता है। इमेज TIA विद एट्रियल फिब्रिलेशन में फौरी आपने एंटीकोगुलेशन ऐड करनी है। स्ट्रोक विद एट्रियल फिब्रिलेशन में 2 वीक्स तक वेट करना है आपने। ठीक है? नहीं तो स्ट्रोक विद एट्रियल फिब्रिलेशन में आप हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन करा दोगे, इस वजह से आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा, हमारे पास 27 MCQ पे हम आते हैं। आ यंग बॉय हैज बीन डायग्नोज्ड एज हैविंग एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक, मैंने बताया था पहले ही आपको कि किसी भी आपके पास जो है ना रिगर्जिटेशन या कोई भी चीज है, उसमें आपका जो फर्स्ट साइन है वो उसका मरमर होता है। कॉमन हमने माइट्रल स्टेनोसिस का किया, और अब हमने दूसरा MCQ किया है ये वाला, कि आपके पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ अर्ली डायस्टोलिक मरमर है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, AR को कहते हैं, अगर आपने बाहर से नहीं पहचाना ना AR को, तो अंदर तो भूल जाओ, आपको AR मिलेगा। AR के बहुत सारे पेरिफेरल साइंस होते हैं। हाँ, हमारे पास स्पेसिस में AR का जो भी केस आता था वो बोलता हुआ था बाहर से, क्योंकि हम उसकी पल्सेशंस बड़ी विजिबल होती थी। मैंने आपको बताया था इवन कि मेरे FCPS के भी एग्जाम में मैंने बाहर से देख के सोचा था ये AR अंदर मिलेगा मुझे। ठीक है? तो ये AR में बहुत पेरिफेरल साइंस बहुत ज्यादा होते हैं, विजिबल पल्सेशंस बड़ी अच्छी नजर आ रही होती हैं। अच्छा, 28 पे आते हैं। 45 years old patient with a मैम history of STEMI, treated। 26 MCQ मिस हुआ है। 26 मैंने बता दिया आपको कि आपके पास ये वेंट्रिकुलर एनोरिज्म का था। अभी हम पढ़ के आए कि परसिस्टेंट ST एलिवेशन है, तो आपके पास वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होगा। ठीक है? अच्छा, एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी। मैडम ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन में पेरिफेरल साइंस होते हैं जिसमें पिस्टल शॉट, पिंकी साइन, ड्यूमसेट साइंस, ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर के मुकाबले में लेस सेंसिटिव है ना? लेस सेंसिटिव है, ये तो मैं आपको वैसे क्लिनिकल की एक निशानी बता रही हूँ, बिल्कुल लेस सेंसिटिव है। किसी भी मर्मर की, उसकी किसी भी जो है ना वो रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस की सबसे कॉमनेस्ट साइन, उसका फिजिकल साइन मर्मर ही है। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि डायस्टोलिक मर्मर हमें पिक नहीं होते वार्ड्स में, किसी को भी बिल्कुल नहीं पिक मैडम। होते, जो इवन कंसल्ट मतलब यानी जो। मैडम हाँ जी, क्या कह रहे मैं हैं? चूंकि रिपीटर को पहले मैंने एग्जाम दिया हुआ है ना, तो एआर के बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं। उसमें ज्यादातर ड्यूमसेट्स आ जाता है, ये डांसिंग कैरोटिड्स वाला। बाकी साइंस बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ठीक मेरे है, ख्याल में एमसीक्यू में इस तरह लिखा हुआ है कि इन सब में सेंसिटिव बाकी जो है साइन ना अर्ली मिलती है डायस्टोलिक आपको, जो मरमर है। विजिबल पल्सेशन है, जो नेक में विजिबल पल्सेशन है वो बहुत ज्यादा मिलती हैं आपको, बहुत वो बहुत कॉमनली ज्यादा मिलती होते हैं। और अकॉर्डिंग टू है। ठीक है, दिस चाहे वो एमसीक्यू द साइन में ना मोस्ट आए, सेंसिटिव लेकिन साइन। विजिबल पल्सेशन बहुत इसका कॉमन है साइन नेक के अंदर। सही। According to this ये MCQ, the हमारे पास most specific sign will be साइन early है, diastolic लेकिन murmur. ये कॉमन, हाँ जी, कॉमन साइन तो डायस्टोलिक मर्मर ही है। मैं वैसे ही आपको इससे हटके बता रही हूँ कि ये थ्योरेटिकल है। क्लिनिकली तो हम मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर पिक करना डिफिकल्ट होता है। सही, ठीक।
Okay, 28 go पे ahead. आते हैं हम। ठीक है, 28 पे जो है 45 years old female with a history of STEMI treated successfully with thrombolysis 2 weeks back, came for follow up। ईसीजी में उसकी पीवीसीज आ रही हैं, पेशेंट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोर्वास्टैटिन, रेमिपेरिपेथी, व्हिच ड्रग शुड बी यूज्ड। अच्छा, ये जो है ना एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है बहुत ज्यादा, जिसपे बहस भी होती है। पास पेपर्स में भी ये बहुत ज्यादा डिफरेंट आंसर्स के साथ आता है, मास्टर दी आईएमएम में भी डिफरेंट है। लेकिन सेफ्रॉन जो है ना एक बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने डेविडसन और सीएमडीटी का कॉम्बिनेशन उठाया हुआ है। अब देखो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने फर्स्ट जो है ना मीटो पीवीसी आफ्टर एमआई, ये टॉपिक हमारा है पीवीसी आफ्टर एमआई। पीवीसी आपको एमआई के बाद हो रही है ना, तो इसमें आपने सबसे पहले आपने बीटा ब्लॉकर से सुप्रेस करके देखनी है। आपने वो कहते हैं कि कोई ऐसा जो है ना एंटी एरिथमी का कोई ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आया पीवीसी को स्टॉप करने के लिए, इसलिए आपने पहले जो है ना वही बीटा ब्लॉकर देनी है। लेकिन अगर स्टिल बीटा ब्लॉकर के बाद पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो रहा है, ठीक है, और या फिर उसकी पीवीसी बहुत ज्यादा सिम्प्टोमेटिक है, तो फिर आप एंटी एरिथमिक दे सकते हो, जिसमें एमाइड्रोन दे सकते हो और लाइडोकेन भी दे सकते हो। विरापामिल आप यूज कर सकते हो हार्ट रेट कंट्रोल के लिए अगर बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये एमसीक्यू था, लेकिन सेफ्रॉन को बहुत अच्छा बताया गया। अच्छा डॉक्टर मरियम, इसमें हमारा होता है जो कि आपके पास वेंट्रिकुलर एनेरिज्म है, पेशेंट को कभी यहाँ पे सिर्फ एक ही आया था, वो एक्सपायर हो गया था हमारे पास, मैंने कभी देखा नहीं उसकी डबल एपिकल इंपल्स कैसी आ रही होगी। अच्छा, 29 एमसीक्यू हमारे पास है। 25 years old female admitted in ER with sudden onset of palpitations. On examination, the patient has a pulse of 170 per minute. Chest was clear, and she has blood pressure of 110/80 millimeter of mercury. हॉकम में भी आपको डबल एपिकल इंपल्स मिलती है, बिल्कुल हॉकम में आती है। ECG was done which showed narrow complex tachycardia. Vagal maneuvers were unsuccessful. ये बेसिकली पेशेंट को क्या चल रहा है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया एसवीटी होता है हमारे पास। एसवीटी में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एवीआरटी, एवीएनआरटी। ठीक है, ये आपको मैं जब क्लिनिकल की तैयारी कराऊंगी तब बताऊंगी कि एवीआरटी एवीएनआरटी के क्या डिफरेंस होता है। बस आपको इस लेवल पे ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीडब्ल्यू के साथ हमारे पास एवीआरटी होता है। ठीक है, ये फिर हम जब ईसीजी करेंगे टोक्स की तैयारी में तो तब पता चलेगा आपको डिटेल में। तो इसमें आपके पास अगर वेगल मैन्यूवर्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपने एडिनोसिन देना होता है। एडिनोसिन आप 6 मिलीग्राम देते हो, बड़ा शॉर्ट एक्टिंग होता है, एस्थमा के पेशेंट में नहीं देना होता। अगर 6 मिलीग्राम से रिस्पॉन्स नहीं आया, फॉरी डोज रिपीट करके देखते हो, 30 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज देख सकते हो इसकी। ठीक है, तो ये बाकी हम इसकी एवीआरटी एवीएनआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टोक्स की तैयारी करेंगे। 30 MCQ हमारे पास है। 24 years old female presented with acute pulmonary edema which is managed with diuretics। ठीक है, echo was done which showed severe rheumatic MS। अब हमारे पास यहाँ पे severe MS आ गया। severe MS itself an indication for valve replacement। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट भी उन्होंने बता दिया, हाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी बता दी, लेकिन कोई एमआर नहीं है। शी वांट्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, जब आप थियोरेटिकल तैयारी कर रहे हो ना, यही थियोरेटिकल तैयारी आपकी क्लिनिकल में भी बहुत हेल्प करती है। टोक्स तो आपका इसी थियोरेटिकल तैयारी पे मैटर करता है। अब हमारे पास एमएस विद प्रेगनेंसी की काउंसलिंग भी आती है टोक्स में, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए इस बार जैसे बहुत कम टाइम मिला है क्लिनिक थ्योरी के बाद, टोक्स में सिर्फ 20 दिन का गैप था, तो आपको ये चीजें ये भी पता हो एडिशनल। अब देखो यहाँ पे रिमेटिक एमएस है पेशेंट को और स्वेयर है, इस टाइम वाल्व इसकी वाल्व जो है ना कमी, या तो रिपेयर करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिपेयर आप तब कर सकते हो माइट्रल स्टेनोसिस के वाल्व को जब उसमें 4 चीजें साथ आपने देखनी होती हैं। क्या 4 चीजें? कि प्योर एमएस हो। ठीक है, प्योर एमएस से क्या मुराद है कि उसमें कोई मिक्स माइट्रल वाल्व डिजीज ना हो, एमएस के साथ एमआर ना हो। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या देखते हो, कोई कैल्सिफिकेशन ना हो माइट्रल वाल्व। स्टेनोसिस में आपको पता है कैल्सिफिकेशन हो सकती है ना, तो लेकिन उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कैल्सिफिकेशन हो गई है तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेस करना पड़ेगा आपको वाल्व को। तीसरी चीज आप क्या देखते हो, कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, क्लॉट के साथ आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। चौथी चीज आप देखते हो कोई वेसल कॉर्नरी वेसल डिजीज ना हो। अगर कोई कॉरोनरी वेसल डिजीज है तो आप क्या करते हो, पूरा वाल्व रिप्लेस करते हो, आप रिपेयर नहीं कर सकते। ये 4 चीजें हैं आपने देखनी होती है माइट्रल वाल्व
इधर आपको कमीशरोटमी करनी पड़ेगी या फिर आपको पेशेंट के लिए रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिपेयर में भी आपके पास प्रोसीजर्स दो आ गए हैं। ओपन माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी भी कर सकते हो, परक्यूटेनियस भी कर सकते हो। परक्यूटेनियस लेस हार्मफुल होती है, आप परक्यूटेनियस प्रेफर करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो परक्यूटेनियस होती है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही मैडम। सॉरी, मैंने खुद म्यूट किया हुआ, मुझे एक सेकंड देता है। वहां पे पीजीआरओ का आप मेल किया था, मैंने आपको बताया आज मेरी ईआरटी एमसीक्यू पे हम थे। अब इसमें है सच 30 में सिंपल है हमारे पास कि वो चार चीजें क्लियर कट उन्होंने बता दी। ये प्योर मेमनेस है और इसमें ऐसा सच कोई बाकी फाइंडिंग नहीं बताई उन्होंने कि कोई पेशेंट को तो इसलिए हमारे पास परक्यूटेनियस ही जाना होगा। एडिनोसिन की मैक्सिमम डोज 30 मिलीग्राम है। 31 एमसीक्यू पे आते हैं हम। विच वन ऑफ द एक फॉलोइंग मिनट ड्रग्स मैडम, प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ। एक्सक्यूज मी मैडम। जी 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 प्रेगनेंसी जी। में हम पीटीएमसी करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल केमिशोरेक्टोमी। ये हम मतलब कौन कौन से ट्राइमेस्टर्स में कर सकते हैं? इसके लिए कोई लिमिट है कि हमने थर्ड में करना है, सेकंड में करना है? सेकंड में ठीक है। सेकंड में करते हैं, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में ये माइट्रल वाल्व रिपेयर के क्या चांसेस है? इसमें तो इंडिकेटेड यही है ना पीटीएमसी। अगर आपके पास drugs जैसा कि उसने बताया कि डायूरेटिक्स ले रही है, पहले तो आप ड्रग्स जी जी, देते हो प्रेगनेंसी में, आप कहते हो कि कोई हम सर्जरी ना करें, अवॉइड करते हैं। फर्स्ट सही ट्राइमेस्टर में उसे डायूरेटिक्स दी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी उसकी सिम्टोमेटिक चल रही है, स्वेयर हो गया। अब आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया तो सेकंड या थर्ड में अब आप उसको क्या कर दोगे? रिपेयर करोगे। ठीक है। देखते हुए कि पेशेंट को कोई रिपेयर की इंडिकेशन है, पूरी की पूरी वही चार कंडीशंस जो है वो हमारी पूरी उतर रही हैं, तो फिर आप रिपेयर करोगे। मैंने अभी आपको बताया रिपेयर दो तरीके से होता है, परक्यूटेनियस या जी ओपन। जी जी। और परक्यूटेनियस को ये प्रेफर करती हूँ। ठीक है। और प्रेगनेंसी में पीटीएमसी की क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? पीटीएमसी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर पेशेंट को सर्जरी नहीं बियर कर सकता फिर नहीं आप नहीं कर मतलब अगर सकते पेशेंट उसमें। में एमआर के साथ एमएस के साथ एमआर है, कैल्सिफाइड है या क्लॉट पड़ा हुआ है, तो फिर हम पीटीएमसी नहीं करेंगे ना? फिर आपको बायोलॉजिकल वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। बायोलॉजिकल वाला हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल में हाँ, पेशेंट को इसलिए एंटीकोगुलेशन अगर की आप वो नहीं सर्जरी का पड़ेगी। कह सकते हैं, आपके पास सर्जरी का ये जो मैंने चार कंडीशंस तो बताई ना, अभी आपको बताइए कि चार कंडीशंस हैं, तो आपने जो है वो इन चार कंडीशंस का मिल जाना है तो फिर आप रिपेयर कर दोगे। लाइक क्लॉट नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई कॉर्नी वेसल डिजीज नहीं है, कोई एमआर नहीं है, फिर रिपेयर करोगे, अदरवाइज रिप्लेस करोगे। प्रेगनेंसी में बायोलॉजिकल रिप्लेस करोगे। ठीक है। सही। बायोलॉजिकल पेशेंट का 10 to 15 ईयर्स तक चलेगा। उस टाइम तक बच्चे के ये पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मैकेनिकल पे चले जाएंगे। वो आपके पास डिपेंड करता है, वो तो फिर आपके पास पेशेंट पर डिपेंड करता है कि 10 इयर्स बाद हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनको बायोलॉजिकल डला हुआ होता है और 20 साल से ज्यादा हुए हुए होते हैं। ठीक है। मैम ये सही। पेशेंट वैसे जो थ्योरेटिकल है वो 10 इयर्स लाइफ मैम टाइम ये जो लिखा हुआ है प्योर एलॉजिकल। प्योर एमएस है, नो नो क्लाट्स, और इनमें क्या रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे? आपके पास कोई कैल्सिफिकेशन का आ जाना, किसी क्लॉट का आ जाना, किसी वेसल डिजीज का आ जाना, कॉर्नी वेसल डिजीज, या फिर आपके पास इसके साथ मिक्स माइट्रल वाल्व, इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। ये चार कंडीशन। मैडम जो इसका रिपेयर होता है ना, ये माइट्रल वॉल्व का, तो उसके रिपेयर में क्या करते हैं? वो तो रिगर्ज में नहीं करते कि वो उसको जो रिंग होता है उसे स्टिच कर देते हैं, उसको नैरो कर देते हैं? रिगर्ज में कभी नहीं रिपेयर करते। रिगर्ज में अभी एक लेटेस्ट टेक्निक आई है, रिगर्ज में हमेशा माइक्रो रिगर्जिटेशन में आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अभी एक लेटेस्ट पिछले साल टेक्निक आई है, टीयर जिसको कहते हैं, ट्रांस जी। क्यूटेनियस एंड टू एंड क्लिपिंग। ठीक है। वो भी जिसे सिर्फ कराची में टैवी हो रही है, कहते हैं, कहीं नहीं टावी। हो रही। हाँ बिल्कुल। टैवी तो एओर्टिक वाल्व की है, इसकी है ही नहीं टैवी। ट्रांस सही सही। क्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन वो बिल्कुल। आपके पास एआर के साथ है, इसके साथ नहीं है, एमआर के साथ नहीं है। सही। एमएस में आप करते हो रिपेयर, एमआर में आप रिपेयर कर ही नहीं सकते, रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन एमआर में अभी एक लेटेस्ट टेक्निक आई है पिछले साल, टीयर कहते हैं जिसको, सही। ट्रांसक्यूटेनियस एंड टू एंड देते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 31 है। 31 एमसीक्यू में उन्होंने कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स जो कि प्रिवेंट कर रही है पैरोक्सिस्मल, आपके पास
परक्यूटेनियस इम्प्लांट और प्लास्टी आपके पास है, परक्यूटेनियस आपके पास प्लास्टी ही होती है, ठीक है, रिपेयर होता है बेसिकली, वो रिपेयर को ही प्लास्टी बोल रहे हैं। ओपन भी हो सकता है, परक्यूटेनियस भी हो सकता है, हाँ चाहे आप मैडम, मैं उसको वही कह परक्यूटेनियस रहा था। माइक्रो वेल्वुलोटमी कर दो, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। उसके जो थर्टी कस्प वन थे ना एमसीक्यू उस, पे आते हैं अपने। चले। जी जी, उसके कस्प को रिपेयर की आगे टेक्निक है, वो तो टेक्निक तो हमसे नहीं पूछ रहे, कमिश्नरोटमी करनी पड़ती है, जो कमिश्नर है उनकी कटिंग होती है। अच्छा, हाँ 31 बिल्कुल। हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन इनटू परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है। इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हमें बीटा ब्लॉकर चूज करना चाहिए। अगर आपने अल मगरिबी पढ़ी है, उसमें आप देखोगे कि उसमें उन्होंने पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन में बीटा ब्लॉकर का रोल लिखा हुआ है सिर्फ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पैरोक्सिस्मल को भी ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि मतलब वो प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो रिदम वापस परमानेंट में ना कन्वर्ट हो। तो इसके लिए आपको एंटी कोगुलेशन एंटी एरिथमिक ड्रग की चूज करनी पड़ेगी, जो कि एमायोटोन है। फिर हमने इसको एंड पे यही फाइनल किया था कि सेफ्रॉन में हमें ऐसा कोई मिस्टेक मिली नहीं थी, तो हमने सेफ्रॉन वाला फाइनल किया था। 31 का आंसर हमने एमायोड्रोन ही चूज किया था, कन्वर्जन को जो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। 31 का 32 हमारे पास है, 15 years old boy was referred to you with an ECG which showed QT interval prolongation. Patient is not taking any medications. His electrolytes are within the normal limits. Family history reveals sudden death. अब आपके पास ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है लॉन्ग क्यूटी की मल्टीपल कॉजेस हैं। मैं इसका ना निमोनिक आपको एक अपने ग्रुप पे शेयर करूंगी। इसके बाद लॉन्ग क्यूटी के लिए ड्रग्स की कौन सी निमोनिक है आपके पास? कॉन्जेनिटल में आपके पास जो है ना वो रोमानो वर्ड सिंड्रोम है, और जो है जार्वल लैंग सिंड्रोम है आपके पास। एक में डेफनेस होती है, डीजे का निमोनिक मैंने रखा हुआ था, डेफनेस इन जार्वल सिंड्रोम ना, रोमानो में डेफनेस नहीं होती। तो इसमें आपके पास फिर ड्रग्स आ जाती हैं। जब भी आपके पास आप देख रहे हो कि कॉन्जेनिटल है, तो आपको बाकी कॉजेज जरूर बताएंगे होंगी। और तीसरा एक इसका टेबल बना हुआ था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखाया हुआ होता है। तो अब इन्होंने सारी कॉजेज रूल आउट कर दी है, मेडिकेशंस भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बताना चाह रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री भी उसकी, ठीक है। अब उसको पेशेंट को कभी सिम्टम्स नहीं आए एज सच, गिवन द डायग्नोसिस व्हाट ट्रीटमेंट विल यू रिकमेंड। इसमें अब आपके पास पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसमें आपने सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स देने होंगे। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में आपने बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट करना होता है। अगर आपके पास कभी भी पेशेंट सिंकपी में गया या कोई ऐसा फीचर आया है, तो फिर आपने आईसीडी इम्प्लांटेशन करनी होती है, ठीक है। या पेशेंट में जब भी कोई सिम्टम्स आ गया, हाई रिस्क पेशेंट में जैसा कि उनमें सिंकपी, हाई रिस्क स्पोर्ट्समैन है, रिकरेंट बीटी है पेशेंट को, तो फिर आपने उसमें जो है ना आईसीडी डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इस चीज को आपने ये देख के चलना है। 33 एमसीक्यू पे आते हैं हम अपने। 33 में 45 years old जेंटलमैन, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में टॉर्सैडिस डिपॉइंटिस डेवलप हो जाता है, तो फिर तो आपको मैग्नीशियम देना पड़ेगा। टॉर्सैडिस डिपॉइंटिस इज डिफरेंट, लॉन्ग क्यूटी इज डिफरेंट। अच्छा, 33 में आपके पास जो है टॉर्सैडिस डिपॉइंटिस में आपके पास जो है ना वो बीटी के साथ एसोसिएटेड होता है, रिस्क फैक्टर होता है उसमें, उसमें आपके पास मैग्नीशियम का रोल है। अगर यही सिनेरियो जो इस बार हमने मॉक कंडक्ट कराया था इधर मुल्तान में, तो उसमें हमने यही सिनेरियो बनाया था, लेकिन उसमें हमने क्लेरिथ्रोमाइसिन डाली थी जो कि कल्प्रिट थी। जब कल्प्रिट ड्रग को स्टॉप करना पड़ता है फौरी फौरी, अगर आपके पास ड्रग इंड्यूस्ड कॉज है। 33 हमारे पास है सिनेरियो, 45 years old gentleman admitted to the ER with sudden collapse in the market. Patient was in VT when received in ER. You had resuscitated the patient with defibrillator. अब आपको पता चल गया कोलैप्स था, वीटी था, पल्सलेस होगा, जिसकी वजह से उन्होंने डिफिब यूज किया। अब वो आगे बताएंगे स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन उसकी हो गई है डेवलप, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, देखा तो आपने आरबीसी विद कर्व्ड एसटी सेगमेंट पैटर्न आ गया इन V1 V2 V3। जो आपके पास कर्व्ड एसटी सेगमेंट होता है, ये हमारे पास ब्रूगार्डा को शो करता है, ठीक है। और होता भी आपके पास किसमें है? V1 V2 V3 में। आप ब्रूगार्डा की भी आगे 3 टाइप्स हैं, एक में कर्व पैटर्न आता है, एक में डिफरेंट, मतलब 3 डिफरेंट पैटर्न आते हैं आपके पास एसटी सेगमेंट के। तो ये कर्व पैटर्न सबसे कॉमन पैटर्न होता है इसका, ब्रूगार्डा का। तो इसमें आपने क्या है, पेशेंट सिम्टोमेटिक था, तो इस वजह से आपको ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो कॉजेज है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक ईसीजी में चेंजेस वाली कॉजेज है, आपके पास कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, ईसीजी में चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि आपके पास ब्रूगार्डा हो गया, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हो गई। इन इन चीजों में आपने जो है ना, इनमें आईसीडी का रोल आ जाता है आपके पास। डॉक्टर मदिया, कोव डेस्टी सेगमेंट जैसे कव बन रही होती है ना, कोव पैटर्न, ठीक है, कनकेव शेप पैटर्न,
उसको बोलते हैं। एसटी एलिवेशन का पैटर्न, जब आप ईसीजी लाइफ इन द फास्ट लेन से ब्रूगार्डा की ईसीजी निकालोगे ना, तो आपको कॉफ पैटर्न ईसीजी मिल जाएगी। जो मैडम MRCP2 की ब्रुगेड की कैंडिडेट्स है, ये ब्रुगेड की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसमें आपके पास सोडियम चैनल्स का मसला होता है ना, अच्छा आपके जी, पास इसमें स्टूडियो इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी, सोडियम चैनल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी आती है हार्ट की। सही। अच्छा 34 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एक्सरसाइज थेरेपी फॉर एंजाइना। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने एब्सोल्यूट, इसका मतलब है एब्सोल्यूट का वर्ड यूज करना है, ये हमें आईएमएम के लेवल पे आया था क्वेश्चन ना। तो इसमें आपके पास देखो बाकी सारी जो है ना वो नॉट एन एब्सोल्यूट, बाकी सारी एब्सोल्यूट है, लेकिन लेफ्ट मेन कॉर्नरी स्टेनोसिस जो है ना वो आपके पास एब्सोल्यूट में नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है। ये हमारे पास ईटीटी का सिनेरियो आ गया। ईटीटी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एमआरसीपी एज वेल एज फॉर द एफसीपीएस कैंडिडेट्स। अब आपके पास होता क्या है इसमें, एब्सोल्यूट इन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में ईटीटी की, ईटीटी करवाते कब हो, जब आप देख रहे हो कि पेशेंट को एंजाइना हो रहा है, ठीक है, उसको एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या एक्सर्शनल उसको पैल्पिटेशंस होती है, या फिर उसको एक्सर्शनल चेस्ट पेन होता है। इस केस में आपने ईटीटी की इंडिकेशन बनती है। ईटीटी आपने अगर पेशेंट को विद इन 2 days एमआई हुआ है तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अनस्टेबल एंजाइना है लेकिन प्रीवियसली जो है ना वो स्टेबलाइज नहीं है मेडिकल थेरेपी की वजह से, वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अनकंट्रोल्ड कार्डियक रिदमियाज है और पेशेंट जो है ना वो सिम्टोमेटिक है और हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सिम्टोमेटिक स्पेयर एओर्टिक स्टेनोसिस, इट्स तक ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर, ये भी आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इंफार्क्शन, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, एक्यूट एओर्टिक डायसेक्शन। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो अपनी अपनी सेफ्रॉन बुक पे, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब मैं आपको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने जा रही हूँ, थोड़ा मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, इसको खुद ही से नोट डाउन करते जाओ, कोई जो है वो चैट बॉक्स में या ग्रुप पे लिखते हैं। आपको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो समटाइम्स वो कहते हैं व्हाट इज नॉट द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट कौन सी है, रिलेटिव कौन सी है, तभी आप सिनेरियो पिक कर सकते हो। जो आपके पास रिलेटिव है उसमें अभी हमने लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ ली, जो कि हमने एब्सोल्यूट में पढ़ा कि नहीं है, वो इसका मतलब है वो रिलेटिव में है। हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है स्वेयर सिम्टोमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस एब्सोल्यूट है, लेकिन अगर आपके पास एसिम्टोमेटिक मॉडरेट एओर्टिक स्टेनोसिस है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। टैक्यूरिदमियाज है लेकिन कंट्रोल्ड है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी नहीं है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। हॉकम, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। ब्लड प्रेशर का रेज हो जाना 200/110 से ज्यादा, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशन कोई, जैसा कि पेशेंट में चल रही है, जैसे कि सोचो हाइपरथायरॉइडिज्म हो गई, कोई भी मेडिकल कंडीशन जो कि अनकंट्रोल्ड है, दैट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये हमारे पास जो है ना वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि रिलेटिव कौन सी है, एब्सोल्यूट कौन सी है। इनको आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, ऐड करते जाओ, यही चीजें आनी है आपके पास एग्जाम में। अब हमारे पास 35 है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। याद रखना है हार्ट फेलियर का अर्लीस्ट साइन टेकिकार्डिया होता है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट में टेकिकार्डिया आना शुरू हो गया तो ये अर्लीस्ट साइन होगा, ये रट्टा ही आपने लगाना है इसमें। 36 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये हमारे पास जो है ना ये भी एक जो है वो कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू था, लेकिन डेविडसन ने इसको लिख दिया। जब आपके पास एंटीबायोटिक्स आ गए हैं तो एंटीबायोटिक के जमाने में आपके पास एब्सेस का बन जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें आपके पास वेल रप्चर कॉज ऑफ डेथ बन सकता है सब एक्यूट में। नेक्स्ट हमारे पास 37 है, विच वन ऑफ द following cardiac condition has the least risk of developing infective endocarditis। आपने याद रखना है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉमन उन लोगों में होता है जिनमें रिगर्जिटेंट मर्मर्स होते हैं। क्या होता है, रिगर्जिटेशन की वजह से ब्लड फैलता है पीछे की तरफ भी, ठीक है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का चांस ज्यादा होता है। स्टेनोसिस वालों में ब्लड एक ही
तरफ ठहरा रहेगा। तो ये cirrhosis के साथ जो infected endocarditis कम होता है as compared to regurgitation। ये नहीं मैं कहूंगी कि हेलो बिल्कुल मैडम, नहीं आपकी होता, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। लेकिन आपके पास जो है ना, इसमें आपके पास वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस इश्यूज। अच्छा एक सेकंड मैं वॉइस अपनी चेंज करती हूँ पोजीशन, एक सेकंड दे दे मुझे। 37 रिपीट करना है। 37 में आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास जो है वो माइट्रल regurgitation, माइट्रल वॉइस इज नॉट क्लियर। मैडम वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग, प्लीज चेक। करते हैं आज ना 45 तक एमसीक्यूज करते हैं ताकि आप निकालेंगे। आज मेरी ड्यूटी है जिसकी है। अब मुझे बताएं वॉइस क्लियर हुई है? ठीक है, अभी भी अब ब्रोकन वॉइस क्लियर हुई है? ब्रोकन नो मैम, अभी भी क्लियर नहीं है। कौन से एमसीक्यू? माइट्रल जो 37 हमारे पास एमसीक्यू है ना, उस क्या नहीं है। कोई भी आपके पास एक सेकंड ओके। अच्छा अब बेहतर हुई है मेरी वॉइस? नो मैम, अभी भी क्लियर नहीं है। मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दो, मैं अपनी जगह चेंज कर लूं, पोजीशन चेंज करती हूँ। तो ये वॉइस अच्छा एक सेकंड में अपना नेट ऑन कर रही हूँ फिर शायद अब बताइए। अब बेहतर? नॉट क्लियर मैम। तो करते हैं हम लोग दोबारा इसी लिंक से दोबारा आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है। मैम कांट हियर यू। आप अपना इंटरनेट चेक करें इश्यूज। कट कर रही हूँ। अब बेहतर हुई है वही? अभी भी नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, आज हम 40 तक करते हैं एमसीक्यूज सही और है। फिर मैं कल आपको ज्यादा एमसीक्यूज कराऊंगी। 40 एमसीक्यूज कल करेंगे। अब बेहतर हुई है? यस मैम, अब बेहतर है। अच्छा ठीक है, शुक्र है। अच्छा अब इसमें अब बेहतर है। हम जो 37 एमसीक्यू कर रहे थे, हम कह रहे थे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क किस में कम होता है? सबसे कम ना, आपको पता होना चाहिए जो स्टेनोसिस वाले मरमर्स होते हैं ना, जो स्टेनोसिस वाले वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, उनमें आपके पास कम चांस होता है, क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से वाल्व एक जो ब्लड है वो एक ही जगह पे रहता है। जो रिगर्जिटेशन है, शंटिंग है, ऐसी जो चीजें हैं, उनमें हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये माइक्रोस्टेनोसिस का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का चांस कम है। क्लियर है 37 एमसीक्यू सबको?
37 क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम फिर। जी क्लियर है मैडम। अच्छा 30 ठीक है, 38 हमारे पास है। डेंटल प्रोसीजर के बाद आया है, पेशेंट मैनिपुलेशन हुई है जिंजाइवल टिश्यूज की and manipulation of the periapical region of the teeth. Which one of the following heart condition does not require endocardiac prophylaxis? अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए दो चीजें हैं। एंडोकार्डिटिस की प्रोफाइलेक्सिस आपने किन पेशेंट्स में देनी है और आपने जो है ना किन प्रोसीजर्स में देनी है। ये मैं आपको CMDT से आपके ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपके पास क्या क्या इंडिकेशंस हैं कि आपने कब कब जो है ना वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देनी है प्रोफाइलेक्सिस। बल्कि ये मैंने आपके ग्रुप पे पहले भी शेयर कर दिया है पिक्चर, आप खोलोगे जो मैंने आपको पिक्चर शेयर की हुई है ना, मैं दोबारा भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब आपके पास जो है प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व है पेशेंट को डला हुआ और प्रीवियसली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हुआ हुआ है, या फिर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कौन से वाली? जो कि अनरिपेयर है। अनरिपेयर है या फिर आपने रिपेयर किया तो कोई शंट्स डाल दिए या कोई कॉन्डुइट्स डाल दिया। कंप्लीटली रिपेयर है लेकिन प्रोस्थेटिक मटेरियल डला हुआ है और वेदर प्लेस बाय सर्जरी और कैथेटर इंटरवेंशन। इसमें आपने ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months आफ्टर द प्रोसीजर अगर कोई प्रोसीजर आप कर तो फिर आपने प्रोफाइलेक्सिस देनी होगी। रिपेयर्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है लेकिन विद रेजिडुअल रेटिनोपैथी प्रोफाइलेक्सिस रिकमेंडेड है। डेंटल प्रोसीजर्स में वो वाले प्रोसीजर जिसमें आपने जिंजाइवल मैनिपुलेशन करनी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोसीजर्स जिनमें आपने मिकोजल पेनिट्रेशन करनी है। इन्फेक्टेड स्किन मस्कुलोस्केलेटल के प्रोसीजर्स। जो आपके पास डेंटल प्रोसीजर्स जिनमें आपके कोई जिंजाइवल मैनिपुलेशन नहीं है उसमें आपको कोई प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं है। GIT और जेंटल यूरिनरी प्रोसीजर्स में आपको चाहे चाहे मिकोजल है या नहीं कोई आपके पास प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास CMDT के पॉइंट्स हैं जो कि आपने जो है ना मैडम वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली रिपीट MCQ अगेन। आपकी वॉइस फिर डिस्टॉर्टेड थी, तो काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैंने आपको बताया आपके पास जो है वो बाकी करके अपने आपको म्यूट कर दे तो पहले वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से बाकी उनको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस हमेशा तब देनी है जब आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक है, आप कोई प्रोसीजर कौन सा कर रहे हो, जिन प्रोसीजर्स में आपने देनी होगी। डेंटल प्रोसीजर्स वो वाले डेंटल प्रोसीजर्स जिसमें आपने जिंजाइवा को मैनिपुलेट किया, गम्स को मतलब कोई कटिंग शटिंग हुई है। ठीक है, वो वाले आपके पास प्रोसीजर्स रेस्पिरेटरी जिसमें आपने म्यूकोजा को पेनिट्रेट किया है। कोई भी स्किन के प्रोसीजर जिसमें स्किन कटिंग हुई है, इनमें आपने प्रोफाइलेक्सिस किन पेशेंट्स में देनी है? जो कि पेशेंट जिनका आपने प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व डाला हुआ है या फिर कोई इसमें प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ हुआ है उन पेशेंट्स में, या फिर उनमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, अनरिपेयर्ड है, रिपेयर्ड है तो उसमें कोई रेजिडुअल डिफेक्ट बचा हुआ है या कोई शंट्स डले हुए हैं, या फिर कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन हुई भी है विद वेलुलोपैथीज ना। इनमें आपने जो है इन वाले पेशेंट्स में जब इस तरह का कोई प्रोसीजर करना है तो आपको प्रोफाइलेक्सिस देनी पड़ेगी। अब जो हमारे पास जेनिटल प्रोसीजर्स हैं, आपके पास GIT प्रोसीजर्स हैं, इनमें आप प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इसमें आप अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट हमारे पास जो हाँ जी हेलो, आवाज आ रही? मेरा ख्याल है जो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट किया करो, चैट बॉक्स में किया करो ताकि बाकी मतलब पीछे से वॉइस बहुत ज्यादा हो रही होती है तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है बाकियों को भी। जो भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में कमेंट करो मैं लिखूंगी आंसर आपको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 38 MCQ है। यही 38 था कि जिसमें माइट्रल रिकर्जिटेशन, दोबारा वॉइस का मसला हो रहा है। मेरी वॉइस दोबारा प्रॉब्लम कर रही है सबको? ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास जो है ना बेसिकली माइट्रल रिकर्जिटेशन वाला आंसर बनता है जिसमें आपने क्या करना है, कोई एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस नहीं चाहिए। अभी हमने पढ़ लिया क्या क्या इंडिकेशंस हैं, बाकी सारी इंडिकेशंस बन गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो 39 MCQ, 23 years old, primary gravida with acute pulmonary edema, echo was done which shows severe mitral stenosis with moderate MR.
अब आपके पास जो है ना वो इसमें आपके पास MR विद MS है और स्पेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। सिम्टम्स आर नॉट कंट्रोल विद मेडिकल थेरेपी। अब आपको पता है इसमें आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस करना होगा। प्राइमरी ग्रेविडा है, क्या करना है, बायोलॉजिकल रिप्लेस करना है। ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है सारा MCQ। ठीक है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई क्यूरी नहीं बचेगी सबको, क्योंकि मिक्स माइट्रल वाल्व डिजीज आ गई, आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेस करोगे, और प्रेग्नेंट है तो बायोलॉजिकल करोगे। नेक्स्ट आपके पास है कि 40 MCQ, ये आज हमारा लास्ट MCQ हम डिस्कस करते हैं। आज मैं असल में हॉस्पिटल ड्यूटी पे हूँ, यहाँ पे वॉइस डिस्टॉर्शन हो सकती है, सिग्नल नहीं आ रहे। तो कल वैसे मेरी वैसे नाइट लगती नहीं होती, सिर्फ ये महीने में एक ही नाइट आई है, उसके बाद डे ही होगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, 40 MCQ आज का लास्ट है कि 31 years old patient with Medtronic Hall metallic valve replacement done with mitral stenosis needs anticoagulation with warfarin. Patient is in atrial fibrillation. अब आपको पता चल गया है कि पेशेंट को एंटीकोगुलेशन चाहिए, एट्रियल फिब्रिलेशन विद MS है। इसमें आपने INR कितना रखना होता है जब वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है? माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट में आपने 3 to 3.5 के बीच में रखना होता है, एओर्टिक में आपने 2.5 to 3 के बीच में रखना होता है। ठीक है, आपके पास जो माइट्रल वाल्व है ना, इसमें आपके पास ज्यादा रखना होता है INR निस्बतन, इसमें आपके पास रिस्क ऑफ क्लॉट ज्यादा होते हैं चांसेस, तो इसमें आप 3 to 3.5 के बीच में रखते हो, एओर्टिक में 2.5 to 3 के बीच में रखते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लास्ट MCQ था आज का। कल हम कोशिश करके 40 MCQ तक कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। जो मैंने आपको प्रोसीजर्स का बताया है वो आपने रट्टा लगाना है बहुत सारे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस का रट्टा लगाना है अच्छे तरीके से। ETT का कल हम ETT का कोई और भी स्टेरियो आएगा, वो मैं आपको शेयर करूंगी। जब ETT स्टार्ट की है तो किस टाइम पे आपको ETT स्टॉप करनी है फॉर इमीडिएट, वो हमारे पास पास मेडिसिन के कुछ MCQs हैं, वो मैं आपको उसका डाटा शेयर करूंगी ग्रुप पे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, कोई और MCQs क्वेश्चन के जो है? एक्सक्यूज मी मैम, इसी क्वेश्चन के जो हाँ जो जी। लास्ट हमने किया है, आंसर की जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ नो द रिस्क फैक्टर प्रेजेंट देन 2.5 to 3 तक रखेंगे। मैम इसमें रिस्क फैक्टर के एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हुई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया अच्छा और मुझे असल में थायराइड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, मैं असल में बोल जी रही डॉक्टर थी सर। कि ये जो अब आप जी जी जो आपकी जो अब रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें भी यही डिस्टॉर्शन आएगी क्या? क्योंकि बीच में आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही थी। बीच में रिकॉर्डिंग में तो अब यही होगा, लेकिन आप जो है ना उसको आगे कर लीजिएगा, स्पीड अप कर लीजिएगा, ठीक पे चला लीजिएगा जहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी। सही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर जैन ने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास ब्रुगाडा का ECG पैटर्न, ब्रुगाडा के 3 किस्म के ECG पैटर्न्स होते हैं। मैं आपको लाइफ इन द फास्ट लेंस की ECG भेज देती हूँ, वैसे आप खुद भी देख सकते हो लाइफ इन द फास्ट लेन में ब्रुगाडा की ECG। कॉफ्ट पैटर्न ECG एलिवेशंस होती हैं आपके पास, पार्शियल RB3 पैटर्न भी जिसको बोलते हो आप, V1 V2 V3। ठीक है, मैं आपको लाइफ इन द फास्ट लेंस का पैटर्न भेज देती हूँ ECG का। मैडम ब्रुगेडा सिंड्रोम तो ये कोई नोट्स और में क्वेश्चन लिखा हो हुआ है किसी ना? का तो बताएं। बिल्कुल लिखा हुआ है, नोट्स से नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हर चीज ही एक्सप्लेन की हुई है। ब्रुगाडा जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मैलिटीज कर रही है कोई, उनमें आपके पास ICD की इंडिकेशन होती है। ICD की भी इंडिकेशन तब बनती है जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाए। ठीक है, अच्छा मैडम, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम भी एक्सप्लेन कर दिया काइंडली। मेरा ख्याल है डॉक्टर मदीहा ने शेयर की। कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम ये होता है आपके पास कि जैसा कि आपके सब क्लेवेन स्टील सिंड्रोम आप पढ़ा करते थे, एक होता है आपके पास, क्या होता है कि जब कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जैसे ब्रांचेस निकल रही हैं, जब आपके पास किसी एक वेसल में क्लॉट बन जाता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू दूसरी वेसल डायलेट कर जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जहां पे पहले ही ब्लड नहीं जा रहा था, मजीद उसका ब्लड तो जाएगा ही नहीं, और दूसरी जगह पे ब्लड ज्यादा, दूसरी वेसल लेना, आप उसका ब्लड ज्यादा, ऐसी कंडीशन में आप नाइट्रेट्स नहीं देते। नाइट्रेट्स क्यों नहीं देते? अगर आप हेलो नाइट्रेट्स दे हेलो दोगे ना तो रप्चर मैडम, करा दोगे। आपकी वॉइस जो है वो फिर डिस्टॉर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से काफी चीजें मिस हो आपकी रही थी। वॉइस काइंडली बार रिपीट बार कर। गायब हो जाती है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम का कल आपको रिपीट कर दूंगी, या वॉइस मैसेज कर देती हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, ओके, ठीक है थैंक यू मैडम। मैम। ठीक है, चलें, मैं आपके वॉइस मैसेज कर देती हूँ ग्रुप पे उसका। बाकी जो क्यूरीज है आप वॉइस मैसेज कर दो ग्रुप पे।
ओके ओके, थैंक यू। वालेकुम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।